गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था, अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ KMP, की मैनेजरियल पर्सनल। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि KMP है क्या, KMP में कौन कौन आता है, उन सब की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। फिर हमने थोड़ा सा KMP के बारे में जाना था कि KMP की अपॉइंटमेंट कैसे है, KMP की अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आपको। एक दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 196, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो लास्ट क्लास का मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट किसको दी गई है, की मैनेजरियल पर्सनल को दी गई है। तो की मैनेजरियल पर्सनल रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, एग्जीक्यूशंस के लिए, पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब देखो, बोर्ड का काम तो ओवरव्यू करना है, बट जो हमारी KMP है, इनका काम क्या है, इनका काम इम्प्लीमेंटेशन कराना है उन पॉलिसीज का जो पॉलिसीज किसने बनाई है, बोर्ड ने बना दी है। चैप्टर 13 of Companies Act read with the companies appointment and remuneration of managerial personnel, deal with the legal and procedural aspects of appointment of key managerial personnel। तो की मैनेजरियल पर्सनल में हमने पढ़ा था कौन कौन आता है की मैनेजरियल पर्सनल में, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और CEO, इन तीनों में से एक पढ़ा था ना। फिर हमने कुछ चीजें भी पढ़ी थी कि कहाँ पे CEO प्लस साथ में ये दूसरे भी हो सकते हैं, या एक पर्सन किसी एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो दूसरी कंपनी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बन सकता है, ऐसी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। तो की मैनेजरियल पर्सनल में कौन आ रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, कंपनी सेक्रेटरी तो आना ही आना है, हमें पता है। उसके साथ होल टाइम डायरेक्टर WTD, सच अदर ऑफिसर जो एक लेवल बिलो है बट उससे ज्यादा बिलो नहीं है, किससे, बोर्ड से, वन लेवल बिलो द बोर्ड, इससे नीचे नहीं है, मोर देन वन लेवल नहीं है नीचे। और सच अदर ऑफिसर एज में भी प्रिस्क्राइब। फिर हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, हमने CEO की डेफिनेशन पढ़ी कि जिस पर्सन को CEO की पोस्ट दे दी जाए वो CEO है, जिस पर्सन को CFO की पोस्ट दी जाए वो CFO है। कंपनी सेक्रेटरी वो है जो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज C के अकॉर्डिंग कंपनी सेक्रेटरी बनने के काबिल है। जो क्वालिफाइड है कंपनी सेक्रेटरी वही बन सकता है। फिर आप उसकी अपॉइंटमेंट कर दो कंपनी में तो वो क्या हो गया, कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। मैनेजर की हमने पढ़ी जिसको सारी की सारी पावर्स दी गई है मैनेज करने की, मैनेजमेंट ऑफ होल या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द फेस ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स ए डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन। मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको भी सेम पावर दी गई है क्या, एंट्रस्टेड विद द सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स ए डायरेक्टर, बट ये डायरेक्टर होना जरूरी है, याद रखना। फिर हमने पढ़ा था कि कुछ चीजें डे टू डे अफेयर्स में नहीं काउंट होती, ये सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट में काउंट नहीं होती। WTD का मतलब क्या है, जो कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, जो डायरेक्टर तो है ही है प्लस कंपनी की होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में। अपॉइंटमेंट ऑफ KMP किस किस कंपनी में जरूरी था, लिस्टेड एंटिटी और पब्लिक कंपनीज, रूल 8 तो पहले रूल 8 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनीज जिसकी पेड अप कैपिटल, जहां पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उन कंपनीज में किसकी रिक्वायरमेंट है, कंपनी सेक्रेटरीज, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO और इन देयर एब्सेंस ए होल टाइम डायरेक्टर। फिर रूल 8A पढ़ा हमने, अमेंडेड पढ़ा था कि पहले 5 करोड़ होती थी, अभी 3, आई थिंक कौन सी जनवरी थी, क्या डेट थी जनवरी की, यस 3 जनवरी 2020 से एक नोटिफिकेशन लगा के क्या कर दिया गया, इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। अब पब्लिक कंपनीज में जैसे 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, ऐसे ही प्राइवेट को कंपनी में भी क्या कर दिया, 10 करोड़ और मोर की रिक्वायरमेंट कर दी। इंपॉर्टेंट प्रोविजन में भी हमने पढ़ा था कि जितने भी ये पर्सन है ये अपॉइंट होंगे कैसे, बोर्ड रेजोल्यूशन से। और रूल 8 क्या कह रहा था कि ये जो रेजोल्यूशन पास करना है, कहाँ पास करना है, प्रॉपर मीटिंग में पास करना है, सर्कुलेशन से पास नहीं होगा। कोई भी पर्सन एक टाइम पे कंपनी का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नहीं हो सकता, लेकिन इसके दो एक्सेप्शन थे क्या, अगर कंपनी का मल्टीपल बिजनेस है या कंपनी के आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन है, या तो कंपनी के आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए या कंपनी के मल्टीपल बिजनेस होने चाहिए।
अगर कंपनी के मल्टीपल बिजनेस है तो आप हर बिजनेस के लिए एक सीईओ रख सकते हो, हर बिजनेस के लिए एक सीईओ रख सकते हो। और एक नोटिफिकेशन निकाली एमसीए ने जहां बोला पेड अप कैपिटल 100 और टर्नओवर 1000 करोड़ है, तो वहां पे और एंगेज इन मल्टीपल बिजनेस है, तो वहां पे अपॉइंट कर सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर ईच सच बिजनेस, और साथ ही साथ अपॉइंट भी कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। डब्ल्यूटीडी एक कंपनी में एक टाइम पे एक ही कंपनी में डब्ल्यूटीडी होगा, बाकी अदर कंपनीज में डब्ल्यूटीडी नहीं हो सकता। अदर कंपनीज में पर डायरेक्टर हो सकता है, अदर कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। अब वो कह रहे कि आप एक पर्सन दो कंपनीज में एमडी हो सकता है अगर सेकंड कंपनी जिसमें आप अपॉइंट कर रहे हो वहां प्रॉपर मीटिंग बुला के एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन में कंसेंट आई सारे के सारे डायरेक्टर्स की, और इस रेजोल्यूशन के पास करने के लिए मीटिंग के लिए स्पेसिफिक नोटिस दिया गया था, तो वहां एमडी एक जो ऑलरेडी एमडी है किसी दूसरी कंपनी का वो आपकी कंपनी में भी एमडी हो सकता है। इफ द ऑफिस ऑफ केएमपी इज वैकेटेड द रिजल्टेंट वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड, कितने टाइम पीरियड में 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ये तो पढ़ा था कि हर केएमपी की जो रिक्वायरमेंट है मतलब जो वैकेंसी है वो 6 मंथ्स में आपको फिल करनी है। और किस पे अप्लाई नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं है। प्रोसीजर भी पढ़ा था, तो बोर्ड मीटिंग से ही करना है तो बोर्ड मीटिंग बुला लो, होल्ड करो और उसमें रेजोल्यूशन पास कर दो। और एक से ज्यादा कंपनीज में होल्ड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन और था होल्डिंग सब्सिडरी वाला। एक डब्ल्यूटीडी एक होल्डिंग कंपनी भी हो सकता है और सब्सिडरी कंपनी में भी साथ के साथ हो सकता है। फाइल करो रजिस्ट्रार के पास कौन सा फॉर्म MGT 14 और रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट MR 1 और DIR 12 तो फाइल करना ही करना, DIR 12 तो फाइल आपको करना ही करना है। तो ये तो हो गया लास्ट क्लास का, ये तो हमने पढ़ा लास्ट क्लास का। अब आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर WTD और मैनेजर, सेक्शन 196 197 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से भी, मतलब ट्रेनिंग में जो काम आएंगे सबसे ज्यादा वो यही सेक्शन है। आपको एक एजीएम के सेक्शंस अच्छे से याद होने चाहिए, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट वगैरह अच्छे से याद होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, मैनेजर की अपॉइंटमेंट या WTD की अपॉइंटमेंट, और इसके साथ साथ इनकी रेमुनरेशन सेम, जहां पे प्रॉफिट अगर इनएडुकेट है तो वहां रेमुनरेशन कैसे दी जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है 196 197। आज हम 196 पढ़ेंगे, 197 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज 196 पढ़ेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD और मैनेजर, क्योंकि इनमें से तो एक ही होगा एक टाइम पे, ये तो पता है ना, फर्स्ट लाइन पढ़ाई थी ना पहले भी, नो कंपनी शेल अपॉइंट और एम्प्लॉय एट द सेम टाइम ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ए मैनेजर, कि सेम टाइम पे आप मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर नहीं रख सकते, या तो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या कंपनी में मैनेजर होगा। WTD साथ में हो सकता है इनके, कोई दिक्कत नहीं, ये इनके साथ हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लेकिन क्या चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन दोनों में से एक ही होगा, इन दोनों में से एक ही होगा। तो 196 क्या कह रहा है, 196 की पहली लाइन यही कह रही है कि कोई कंपनी एक टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों को नहीं रख सकती। फर्दर अब वो कह रहे हैं कि आप किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते, रीअपॉइंट नहीं कर सकते, मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD और मैनेजर कितने टाइम से ज्यादा के लिए, 5 साल। तो मैक्सिमम टर्म एट वन टाइम, एक टाइम पे कितनी है, 5 years है। एंड नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। अब वो कह रहे हैं कि कोई अपॉइंटमेंट भी, रीअपॉइंटमेंट भी आप नहीं कर सकते, कब, देखो रीअपॉइंटमेंट लास्ट ईयर, देखो वो क्या कह रहे हैं, अपॉइंट आपको करना है, कह रहे मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर या WTD। तो पहला क्या कह रहे हैं, एक ही टाइम पे ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक ही कंपनी में एक टाइम पे ये दोनों नहीं हो सकते, या तो ये होगा या ये होगा। दूसरा क्या कह रहा है, अपॉइंट या रीअपॉइंट कितने टाइम के लिए करना है, 5 years के लिए करना है। अब वो कह रहे हैं कि रीअपॉइंटमेंट कब करनी है, 4th year के
बाद करनी है, फोर्थ से फिफ्थ ईयर के बीच में करनी है, इससे पहले नहीं करनी है। लास्ट ईयर जो एक्सपायरी आपका 5-6 साल है ना, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ ईयर जिसको कहते हैं एक्सपायरी है, फिफ्थ ईयर जिसको कहते हैं एक्सपायरी है, तो फोर्थ जहां से एंड हो रहा है और फिफ्थ के एंड से पहले पहले, फोर्थ जहां एंड हो रहा है और फिफ्थ का एंड, इस टाइम पीरियड से पहले आप नहीं कर सकते। देखो क्या लिखा है, नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर। 1 साल से पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। 1 साल कौन सा, जो उसकी एक्सपायरी का टर्म है, उसका जो लास्ट ईयर है, उस लास्ट ईयर में ही आप रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो। थर्ड ईयर में नहीं कर सकते, फोर्थ ईयर में भी नहीं कर सकते, सिर्फ फिफ्थ ईयर में ही रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। अब फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने मिस्टर ए इसको एक एमडी बनाया, इसको 5 साल के लिए अपॉइंट किया। अब मैं थर्ड ईयर में कह रहा हूं इसकी रीअपॉइंटमेंट कर दो, कितने टाइम के लिए, फर्दर 5 ईयर्स के लिए। वो कह रहे कि क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। आप रीअपॉइंटमेंट कौन से साल में कर सकते हो, फोर्थ में कर सकते हो, नहीं कर सकते। फिफ्थ में कर सकते हो, यस। फिफ्थ का मतलब क्या है, फोर्थ का एंड और फिफ्थ का एंड, यही है ना। या फिफ्थ का स्टार्ट से लेके फिफ्थ का एंड कह दो, कुछ भी कह लो। भी मैं फोर्थ का एंड कहूँ या फिफ्थ का स्टार्ट कहूँ, एक ही दिन का फर्क होता है दोनों में। और फिफ्थ का एंड, तो लास्ट जो फिफ्थ ईयर है, सिंपल लैंग्वेज में फिफ्थ ईयर, तो लास्ट ईयर है आपका, लास्ट ईयर से पहले आप रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, आपको वेट करना पड़ेगा उसकी एक्सपायरी का। अब फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए को एमडी ही 3 साल के लिए बनाया था, तो यहाँ पे कौन सा, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में आप रीअपॉइंटमेंट कर सकते, क्योंकि लो ये कह रहे हैं कि 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते, कम के लिए तो कर ही सकते हैं। 5 साल से ज्यादा के लिए आप अपॉइंट नहीं कर सकते, 5 साल से कम के लिए तो मैं अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ। अब मैंने 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट करी, 3 साल के बाद मैं रीअपॉइंट करना चाह रहा हूँ, तो वो कह रहे कि थर्ड ईयर का वेट करना पड़ेगा। थर्ड ईयर में कभी भी कर लो, थर्ड ईयर में कभी भी कर लो, बट उससे पहले नहीं। थर्ड ईयर में कभी भी कर लो, उससे पहले आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो। तो नो, नोट अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन, 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते एट ए टाइम, एक टाइम पे। कम के लिए कर सकते हो, 4 के लिए कर लो, 3 के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और रीअपॉइंटमेंट अर्लियर किससे नहीं होगी, अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। एक्सपायरी तो मान लो एक डेट है, 31 दिसंबर 2020 को एक्सपायरी है, तो इससे पहले 1 साल क्या होगा, 31 दिसंबर 2019, यहीं तक जाएगा पिछला 1 साल। तो 1 साल से पहले, इस डेट से पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, इस डेट के बाद और 31 दिसंबर 20, इस बीच में कभी भी आप रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, नो कंपनी, अब कुछ और प्रोविजन है, नो कंपनी शेल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और WTD। अब वो कह रहे हैं कि आप इन पर्सन को, ये पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन है एक तरह से, ये क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन है कि इन पर्सन को आप अपॉइंट नहीं कर सकते। जैसे आप 21 साल से कम एज के बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते और 75 ईयर से ज्यादा के बंदे को, ये तो हो गई एज लिमिट, कितनी, 21 और 75 नहीं 70 ईयर। तो इज बिलो द एज ऑफ 21 ईयर तो डिस्क्वालिफाइड, अटेन द एज ऑफ 70 years disqualified, undischarged insolvent or has at any time adjudged as insolvent, जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है या जिसका डिसीजन आ गया कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो इंसॉल्वेंट है या जिसका डिसीजन आ गया कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो ऐसे पर्सन को भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। एट एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू द क्रेडिटर, जिसने अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करी है, जिसने अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट नहीं करी है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो डिफॉल्टर है ना, जिसने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं की वो डिफॉल्टर। और कन्विक्टेड बाय कोर्ट, जिसको कोर्ट ने दोषी माना है ऑफेंस एंड सेंटेंस फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। तो ये तो 164 में भी पढ़ा था, 164 में भी पढ़ा था ना,
किसी को 6 महीने से कम की सजा मिलती है तो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, 6 महीने से ज्यादा की सजा मिलेगी तो डिस्क्वालीफाइड है, और 7 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल गई तो परमानेंटली, फिर लाइफ टाइम में कभी नहीं बन सकता, फिर पूरी लाइफ में कभी नहीं बन सकता। अब ये जो 70 ईयर्स था ना, इसका एक एक्सेप्शन है, 70 ईयर्स का एक एक्सेप्शन है कि 70 ईयर्स से ज्यादा वाले को आप अपॉइंट कर सकते हो सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स की अप्रूवल, सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर्स की अप्रूवल। Appointment of a person who has attained the age of 70 years may be made by passing a special resolution. तो SR पास करके, in which the explanatory statement annexed to the notice, और एनेक्स ये क्या दे रही होगी, जस्टिफिकेशन फॉर अपॉइंट। भाई क्यों 70 से ज्यादा के एज को आप आपके बंदे को आप अपॉइंट करना चाह रहे हो, क्या उसमें कैपेबिलिटीज है, क्या वो पर्सन किस तरह से इंटरेस्टेड है, किस तरह से कैसे है, क्यों 70 से ज्यादा वाले को अपॉइंट करना चाह रहे हैं। When no such special resolution is passed, but vote cast in favor of the motion exceed the vote cast against the motion, and central government is satisfied on an application made by the board that such appointment is most beneficial to the company, the appointment of person who has attained the 70 years may be made. तो दो तरीके हैं 70 से ऊपर वाला, पहला एसआर, दूसरा एसआर तो नहीं हुआ, दूसरा क्या कह रहे हैं, एसआर तो नहीं हुआ बट जो वोट इन फेवर है वो ज्यादा है वोट इन अगेंस्ट, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि भाई हाँ उस पर्सन की आप अपॉइंटमेंट कर सकते हो, तो वहां पे 70 से ज्यादा ईयर के बंदे की अपॉइंटमेंट हो सकती है। देखो हमें ये तक हमने क्या पढ़ा, पहला क्या कह रहा था, सेम टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर नहीं हो सकते, दूसरा 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकते एक बार में, और रीअपॉइंटमेंट जो होगी वो लास्ट ईयर में ही होगी, ये भी याद रखना है, एक्सपायरी से 1 साल पहले तक हो सकती है। नो कंपनी शैल अपॉइंट और कंटिन्यू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन, नो पर्सन, कोई पर्सन मतलब डिस्क्वालिफिकेशन क्या, कोई पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या WTD नहीं बन सकता अगर वो इस 21 साल से कम की एज का है, 75 से ज्यादा, 70 क्या हो गया, 75 क्यों याद आ रहा है, 70 से ज्यादा की एज का है, प्लस सेकंड क्या कह रहे हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है और एडजर्ड एज एन इंसॉल्वेंट है, थर्ड क्या कह रहे हैं, सस्पेंडेड पेमेंट टू द क्रेडिटर, और फोर्थ क्या कह रहे हैं, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट माना है ऑफेंस का और उसको 6 महीने से ज्यादा की सजा दी है। तो जब 6 महीने से ज्यादा की सजा है तो वहां पे उस पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो गई। अब वो एक्सेप्शन कह रहे हैं कि 70 से ज्यादा ईयर की एज के बंदे को आप कब अपॉइंट कर सकते हो, तो 70 से ज्यादा ईयर की एज वाले बंदे को अपॉइंट कब किया जा सकता है, तो 70 ईयर्स की एज के बंदे को आप MD, WTD या मैनेजर बना सकते हैं। पहला SR पास करा लो, पहला SR पास करा लो, प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, जस्टिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, इस पर्सन को ही क्यों अपॉइंट करना चाह रहे हो, जस्टिफिकेशन। दूसरा क्या कह रहे हैं, SR तो नहीं हुआ बट वोट इन फेवर आर मोर देन वोट अगेंस्ट, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड that appointment is most beneficial to the company। तो फिर इस केस में भी अपॉइंटमेंट पॉसिबल है, इस केस में भी अपॉइंटमेंट पॉसिबल। तो पहला तो ट्राई करना है क्या पास कराओ, SR, दूसरा SR पास नहीं हुआ तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाओ, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन तभी लग सकती है जब वोट कास्ट इन फेवर ज्यादा हो वोट कास्ट अगेंस्ट से, और आपके पास रीजन हो ये शो करने का कि अपॉइंटमेंट मोस्ट बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, कंपनी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, तभी ये अपॉइंटमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज अपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है। अब 196 सबसेक्शन 4, 196 सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 197 एंड शेड्यूल 5 मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और WTD shall be appointed
and term and condition of such appointment and remuneration payable be approved by the board of director at a meeting which shall be subject to approval by the resolution at a next general meeting of the company and by the central government in case such appointment is at variance to the conditions specified in part 1 of schedule 5. अब वो कह रहे कि जो वो आप मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर किसी की भी अपॉइंटमेंट करोगे ना तो हमेशा सब्जेक्ट टू 197 होगा. सब्जेक्ट टू 197 क्यों होगा? क्योंकि 197 में रेमुनरेशन है कि अब उनको रेमुनरेशन कैसे देने वाले हो, क्या आप उनको रेमुनरेशन कैसे देने वाले हो. अगर रेमुनरेशन आपने जो डिसाइड किया है, अगर आपने जो रेमुनरेशन डिसाइड किया है, अगर आपकी कंपनी में प्रॉफिट है तो सही है, प्रॉफिट है तो सही है, प्रॉफिट नहीं है इनएडुकेट है तो सब्जेक्ट टू शेड्यूल 5 आपको अप्रूव कराना पड़ता है शेड्यूल 5. तो शेड्यूल 5 में कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए. तो दोनों चीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. 196 तो अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहा है, 197 भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और शेड्यूल 5 की टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेटिस्फाई आपको करनी पड़ेंगी. अब वो कह रहे हैं कि जो भी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, इन तीनों में से किसी की भी अपॉइंटमेंट होगी तो रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अपॉइंटमेंट भी कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर एट ए नेक्स्ट जनरल मीटिंग. प्लस अगर वेरिएंस है, अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है. या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले लो या शेयर होल्डर की रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा. अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट नेसेसरी if the appointment is made in according with the conditions specified in part 1 of the schedule 5. वो कह रहे कि गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए अगर आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो कहाँ लिखी है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कहाँ लिखी है शेड्यूल 5 में लिखी है, अगर आपने उनको सेटिस्फाई कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए. ये आपको जब हम 197 पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, 197 कहाँ से आ गया, क्या है 197, शेड्यूल 5 क्या है. तो थोड़ा सा वेट करो, खुद ही ब खुद ये पैराग्राफ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या लिखा है. 196 सबसेक्शन 5 क्या कह रहा है? Where an appointment of managing director WTD manager is not approved by the company at next general meeting, any act done by him before such approval shall not be deemed to be invalid. ये तो डायरेक्टर में भी लाइन पड़ी थी, सेम डायरेक्टर में भी लाइन पड़ी थी. क्या लाइन पड़ी थी? अगर अपॉइंटमेंट करी जाए, अगर अपॉइंटमेंट की जाए किससे? टाइम से पहले, सॉरी अपॉइंटमेंट अगर अप्रूव ना हो कहाँ पे? शेयर होल्डर से मीटिंग में, तो जो भी आपने एक्ट किए हैं वो सारे क्या माने जाएंगे? वो तो वैलिड है लेकिन उस दिन के बाद से इनवैलिड हो जाए. उस दिन से पहले आपने जो एक्ट किए वैलिड, उस दिन के बाद जो एक्ट करोगे वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि उस दिन के बाद आप डायरेक्टर ही नहीं रहे, इस पोस्ट पे नहीं रहे. तो अपॉइंटमेंट आपको प्रूव करानी है किससे? कंपनी से. कब? नेक्स्ट जनरल मीटिंग जब भी बुलाओगे उसमें करानी. एग्जम्पशन दी हुई है 196 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 से. अब देखो आपने क्या पढ़ा? केएमपी की रिक्वायरमेंट या तो लिस्टेड एंटिटीज में है या पब्लिक कंपनीज में. केएमपी की रिक्वायरमेंट प्राइवेट कंपनी में सिर्फ सीएस को लेकर है, बाकी पर्सन को लेकर नहीं है. तो 196 सबसेक्शन 4 जो अपॉइंटमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन कुछ बता रहा था वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है. सेम सबसेक्शन 5 कि आपको अप्रूव कराना पड़ेगा नेक्स्ट जनरल मीटिंग में, ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि वहां पे तो मैंडेटरी ही नहीं है. जब मैंडेटरी नहीं है तो फिर क्यों अपॉइंट करना? जब मैंडेटरी नहीं है अपॉइंटमेंट तो क्यों अपॉइंट करना? आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 196 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 से आप एग्जाम्प्ट हो. कितनी रेमुनरेशन दो, कैसे अपॉइंटमेंट करो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है. सेम एग्जाम्पशन क्या दी गई है? गवर्नमेंट कंपनीज को भी दी गई है बाय नोटिफिकेशन डेटेड 5/6/2015. तो यहाँ तो सबसेक्शन 2 से भी एग्जाम्पशन है. तो सबसेक्शन 2 आपका क्या है? 5 साल वाला है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज में तो अनलिमिटेड टाइम पीरियड चलता है. गवर्नमेंट कंपनी में तो एक आईएएस ऑफिसर को क्या पता 30-30 साल तक एक कंपनी का एमडी बनाए रखे. तो वहां पे नहीं है कि 5 साल का टाइम पीरियड होगा वहां पे आपका. Therefore, a government company may appoint managing director WTD manager in the manner prescribed in article of association. The term of appointment or managing director may exceed 5 years. 196 सबसेक्शन 2 को एग्जाम्प्ट है तो इसीलिए वहां पे ज्यादा हो सकता है. कितने से ज्यादा? 5 ईयर से ज्यादा का टाइम पीरियड आपका हो सकता है. नोटिस कन्वेनिंग
अच्छा, ऊपर वाला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा ये पैराग्राफ है जो थोड़ा सा शायद कंफ्यूजिंग आपके लिए हो रहा हो, लेकिन इसको भी हम जल्दी समझेंगे क्योंकि 197 हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक सबका क्या दिया गया? नोटिस कन्वीनिंग, नोटिस कन्वीनिंग बोर्ड एंड जनरल मीटिंग टू कंटेन पर्टिकुलर ऑफ द पॉइंट। अब चाहे वो बोर्ड मीटिंग का नोटिस हो चाहे जनरल मीटिंग का नोटिस हो, अपॉइंटमेंट के बारे में वहां पर साफ साफ लिखा होना चाहिए किस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन। अब देखो, अगर जनरल मीटिंग है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि स्पेशल बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस सिंपल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है, जब मैनेजिंग डायरेक्टर इनको अपॉइंट करते हैं तो ये स्पेशल बिजनेस है। अब स्पेशल बिजनेस अगर आपका है, अगर ये स्पेशल बिजनेस अगर आपका है तो फिर क्या है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जस्टिफिकेशन दो इस बंदे की अपॉइंटमेंट की। सेम बोर्ड की मीटिंग में भी बोर्ड के नोटिस के साथ भी जस्टिफिकेशन देना है। एक नोटिस कन्वेनिंग बोर्ड और जनरल मीटिंग फॉर कंसीडरिंग सच अपॉइंटमेंट। सो नेक्स्ट आपका नोटिस कन्वीनिंग बोर्ड एंड जनरल मीटिंग है। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि एक नोटिस किस चीज का, चाहे वो बोर्ड मीटिंग बुलाने का हो चाहे जनरल मीटिंग बुलाने का हो, उसमें क्या होना चाहिए? फॉर कंसीडरिंग सच अपॉइंटमेंट शैल इंक्लूड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सच अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन पेबल, सच अदर मैटर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर इन सच अपॉइंटमेंट। यानी कि आप जो नोटिस भेजोगे, अब जो नोटिस चाहे वो बोर्ड मीटिंग का हो चाहे वो जनरल मीटिंग का नोटिस हो, तो उसमें सच टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए जो क्या है? रिक्वायर्ड है। किस चीज के लिए? अपॉइंटमेंट के लिए। रेम्युनरेशन क्या पे करने वाले हो, रेम्युनरेशन क्या है? एंड अदर मैटर, अदर मैटर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कि दूसरे डायरेक्टर कहीं रिश्तेदार तो नहीं है उसके, इस पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं, पता चले इसके रिश्तेदार हो दूसरे लोग या कुछ और हो, इस तरह से अगर उनका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी स्पेसिफाई करना। रूल 3 of company's appointment and remuneration of managerial personnel, rule 2014, a company shall file a return of appointment of managing director। ये तो पहले ही आ गया आपका कौन से फॉर्म में? MR1 विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। DIR12 कितने दिन में फाइल होता है? 30 डेज में। MR1 को फाइल करने के लिए, MR1 क्या है? रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट। किसकी अपॉइंटमेंट? मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, WTD की और मैनेजर की। कितने टाइम है? 60 डेज। कहां से? ऑफ द अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार इनफॉर्म नंबर MR1 अलोंग विद द फीस। फीस तो लगेगी, गवर्नमेंट फ्री में तो कुछ करती ही नहीं है। तो अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD और इनकी अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट भी फाइल करना है। कौन से फॉर्म में? MR1 में आपको फाइल करना है। अब वो कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट जहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो, वो अपॉइंटमेंट जहां आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन तो लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के लिए फॉर्म दिया है MR2। इन केस द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5 आपने फुलफिल नहीं किया तो एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। देखो, या तो शेड्यूल 5 फिल कर लो, देखो 196, 197, शेड्यूल 5, या तो ये कर लो, अदरवाइज 196, 197 और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, या ये करना पड़ेगा आपको, दोनों में से एक चीज। अब वो कह रहे कि जहां शेड्यूल 5 फुलफिल नहीं हो रहा है, जहां शेड्यूल 5 की जो प्रोविजंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो वहां आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट के लिए। अब वो कह रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर अप्रूवल लेनी है तो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कौन सा? MR2। MR1 रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट है, और MR2 एप्लीकेशन जब आप लगाओगे किस चीज के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। इश्यू ऑफ जनरल मीटिंग बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी है, आपको सॉरी पहले आपको जनरल नोटिस इशू करना है, एडवर्टाइजमेंट। जनरल नोटिस है, जनरल मीटिंग नहीं है, जनरल नोटिस। मतलब आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी कि आप इस पर्सन को बनाना चाह रहे हैं। एज पर सेक्शन 201, बिफोर सच एप्लीकेशन इज मेड, they shall be issued by company a general notice to the members indicated nature of the application. The general notice shall be published in at least once in a newspaper in the principal language of the district जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है, और वन इन इंग्लिश, और इंग्लिश भी वहीं की जहाँ डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। इंडिकेटिंग, जिसमें क्या लिखा होगा? नेचर ऑफ एप्लीकेशन जो कंपनी लगाना चाहती है, इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ एप्लीकेशन प्रपोज टू बी मेड टू द
सेंटर गवर्नमेंट। अब देखो क्योंकि शेयर होल्डर्स, क्योंकि आप शेड्यूल 5 सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है तो MR2 फाइल करना पड़ेगा, प्लस एक जनरल नोटिस किसको, शेयर होल्डर्स के लिए, वही वर्नाकुलर प्रिंसिपल लैंग्वेज, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, और इंग्लिश, दोनों में आपको एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालनी है, उसमें लिखा जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या एप्लीकेशन लगाई जा रही है, क्यों लगाई जा रही है। The copies of notice along with a certificate by the company as to the due publication thereof shall be attached to the application. नोटिस की कॉपी प्लस एक सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से कि हाँ एडवर्टाइजमेंट कर दी है, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर में की है, ये कंपनी की तरफ से क्या दिया जाएगा, ये कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्लस कॉपीज ऑफ नोटिस अटैच किया जाएगा एप्लीकेशन के साथ। सिंपल सा लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए तो MR2, और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने से पहले एक जनरल नोटिस टू द मेंबर्स, दो लैंग्वेज, प्रिंसिपल लैंग्वेज या वर्नाकुलर कह सकते हो, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज, प्लस आपको ये जो आपने कॉपीज है, ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट की कॉपी है, प्लस सर्टिफिकेट की आपने कर दी है ये एडवर्टाइजमेंट एज टू द ड्यू एप्लीकेशन आपने कर दी है, इस चीज का सर्टिफिकेट आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विद द एप्लीकेशन, किसके पास, सेंटर गवर्नमेंट के पास आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब सिंपल है प्रोसीजर, अभी तक आपने जो पढ़ा, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर है, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज सब्जेक्ट टू 196, रेम्युनरेशन 197 प्लस शेड्यूल 5, और अगर शेड्यूल 5 नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल। प्रोविजन रिलेटिंग टू मैनेजरियल रेम्युनरेशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनीज। इन कंपनीज पे रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके अलावा बाकी कंपनीज पे, इन कंपनीज पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को तो एग्जाम्पशन हमने पहले ही पढ़ा, गवर्नमेंट में भी एग्जाम्पशन थी, ये भी हमने पढ़ा। तो नॉर्मल बाकी बची हुई कंपनी सबसे पहले क्या करेंगी, कन्वीन करनी है एक बोर्ड मीटिंग, तो क्या करो, नोटिस इशू करो। नोटिस आपको पता है कितने दिन का, 7 डेज का नोटिस इशू करो। और नोटिस में क्या क्या लिखा होगा कि क्या क्या बिजनेस डिस्कस करने वाले हैं, कि हम किसी पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना चाह रहे हैं, हम उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर करेंगे, अप्रूव द ड्राफ्ट एग्रीमेंट टू बी साइंड एंड एग्जीक्यूटेड बाय एंड बिटवीन द कंपनी एंड द प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर। इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन करते हैं, सब लोग करते हैं एग्रीमेंट में एंटर। टाइम, डेट, वेन्यू फॉर होल्डिंग ए जनरल मीटिंग, और अप्रूव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, क्योंकि आपको मीटिंग बुलानी है। ऑथराइज कंपनी सेक्रेटरी टू इशू नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, ऑथराइज कंपनी सेक्रेटरी टू इशू नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। ये कट कर देना, सीधा है अप्रूव नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग अलोंग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 101 एंड 102। आपने ये देखो, ये बोर्ड में ये डिस्कस किया, तो फिर आपने होल्ड की, फिर क्या, जनरल मीटिंग होल्ड की और रेजोल्यूशन पास करा लिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। इन केस अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द, इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल 5 ऑफ द एक्ट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू द ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि एमपी की अपॉइंटमेंट बोर्ड करता है, कि एमपी की अपॉइंटमेंट बोर्ड करता है, लेकिन बोर्ड को किसकी अप्रूवल चाहिए, जब मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह अपॉइंट करने हो तो शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल चाहिए। इस दौरान वो काम कर सकता है बोर्ड मीटिंग से शेयर होल्डर की मीटिंग के दौरान, क्योंकि बोर्ड ने उसको अपॉइंट कर दिया सब्जेक्ट टू अप्रूवल किसकी, जनरल मीटिंग की, तो इसीलिए जनरल मीटिंग अगली जनरल मीटिंग में अप्रूव करा लिया। एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट कर रहे हो आप तो एग्जीक्यूशन कर लो उस एग्रीमेंट का। नेसेसरी एंट्रीज किसमें, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स में, किसी पर्सन को कि इस पर्सन को हमने नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया तो उसकी एंट्री कर दी। डॉक्यूमेंट क्या फाइल करने हैं, रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट, MR1, MR1 की मैंडेटरी अटैचमेंट क्या है, बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ लेटर ऑफ कंसेंट टू एक्ट एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, कंसेंट टू एक्ट एज ए डायरेक्टर था, DIR2 कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, यहाँ क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर, आएगा तो DIR2 में ही, डायरेक्टर हो चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो।
कॉपी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड, अगर आपने ली है तो। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट बाय नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी, तो रेम्युनरेशन नॉमिनेशन कमेटी अगर आपके यहाँ है तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी तो पहले चेक करेगी ना डायरेक्ट ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता है। अगर आपकी कंपनीज में रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत लो। फिर DIR 12 फाइल करो विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। MGT 14 भी फाइल करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, क्योंकि MGT 14 क्यों है, 197 सबसेक्शन 3 पावर ऑफ द बोर्ड में ये मैटर आता है, पावर ऑफ बोर्ड में ये मैटर आता है। और सेक्शन 117 क्या कहता है कि बोर्ड रेजोल्यूशन जो 179 में है इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए भी MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनीज एग्जाम्प्ट है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज एग्जाम्प्ट है। इन्फॉर्म करो ऑल द कंसर्न अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। इट इज एडवाइजेबल टू इशू ए जनरल नोटिस इन न्यूज़पेपर अबाउट द अपॉइंटमेंट। तो एडवाइजेबल है, जरूरी नहीं है। आप चाहे तो अपॉइंटमेंट के बाद एडवर्टाइजमेंट करके सबको बता सकते हैं कि इस पर्सन को एज ए MD हमने अपॉइंट किया है, ये नया मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारी कंपनी। अब वो कह रहे हैं आप अपॉइंट कर रहे हो उस कंपनी में जहां एक से ज्यादा ऑलरेडी MD है, सॉरी एक से ज्यादा MD क्या कह रहा हूँ, मतलब जो ऑलरेडी MD है किसी दूसरी कंपनी का। तो किसी दूसरी कंपनी का MD है तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कराना है और कंसेंट ऑफ ऑल चाहिए आपको फिर वहां पे। तो 203 क्या कह रहा है, WTD shall not hold office in more than one company except in subsidiary at the same time। लेकिन कंपनी चाहे तो अपॉइंट कर सकती है उस पर्सन को जो ऑलरेडी MD है या मैनेजर है ऑफ वन, एक कंपनी का, एक से ज्यादा कंपनी का नहीं, किसी दूसरी में। और सच अपॉइंटमेंट आपको कैसे करनी है, रेजोल्यूशन पास एट मीटिंग ऑफ बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड ऑफ विच मीटिंग एंड द रेजोल्यूशन टू बी मूव स्पेशल नोटिस आपने दिया हो। पहले भी बात पढ़ी है सेम, पहले भी तो सेम बात पढ़ी है, कुछ नया थोड़ा है। प्रोसीजर बाकी प्रोसीजर सेम है जैसा आपने डिस्कस्ड अर्लियर, ऊपर डिस्कस किया। बट नोटिस फॉर द बोर्ड मीटिंग शेल बी स्पेशल नोटिस टू ऑल द डायरेक्टर्स देन इन इंडिया। लेकिन जो नोटिस है यहाँ स्पेशल नोटिस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम एज इट इज वैसी है। प्लस यहाँ रेजोल्यूशन ऑल डायरेक्टर से पास कराना है, तो यूनानिमस रेजोल्यूशन है, यूनानिमस रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर WTD को अपॉइंट करना चाह रहे हो, 196 सबसेक्शन 1, एक कंपनी में एक टाइम पे सेम टाइम पे, एक टाइम पे सेम टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर नहीं हो सकते। सेकंड क्या पढ़ा, अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होगी एट ए टाइम, एक टाइम पे, 5 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती, गवर्नमेंट कंपनी पे एग्जाम्पशन है याद रखना। और आप रीअपॉइंट करोगे 1 साल से पहले नहीं, एक्सपायरी से 1 साल पहले नहीं हो सकता, 1 साल के विद इन हो सकता है। फिर 196 सबसेक्शन 3 हमने क्या पढ़ा, डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी। डिस्क्वालिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर 21 साल से कम का एज है, 70 से ज्यादा है, नहीं हो सकता। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, एडजेक्टेड एज एन इंसॉल्वेंट है, नहीं हो सकता। क्रेडिटर्स के पैसे नहीं दिए हैं तो भी नहीं हो सकता। कोर्ट ने कन्विक्टेड माना है किसी ऑफेंस का और 6 महीने से ज्यादा की सजा दी है तो भी अपॉइंट नहीं हो सकता। तो ये डिस्क्वालिफिकेशंस थी आपकी। 70 से ज्यादा को कर सकते हो 2 केसेस, 70 से ज्यादा को कर सकते हो 2 केसेस। SR पास करा लो, SR तो पास नहीं हुआ लेकिन वोट कास्ट इन फेवर ज्यादा है, वोट कास्ट अगेंस्ट से। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने एप्लीकेशन लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया, इसने बोर्ड ने, कि जो अपॉइंटमेंट है वो मोस्ट बेनिफिशियल है टू द कंपनी के लिए, तो 70 से ज्यादा के लिए हो सकता है। 196 सेक्शन 4 क्या कह रहा है, अपॉइंटमेंट जो होगी 197 को ध्यान में रख के और शेड्यूल 5 को ध्यान में रख के करनी है। अगर शेड्यूल 5 सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। आपको ये जो अपॉइंटमेंट है अप्रूव भी करानी है, कहाँ पे, नेक्स्ट जनरल मीटिंग में आपको ये अपॉइंटमेंट अप्रूव भी करानी है, प्लस रेम्युनरेशन भी अप्रूव करानी है जो डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है, जिस पर्सन को डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है। 196 सबसेक्शन 5 क्या कह रहे हैं कि वेयर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर अप्रूव नहीं होती है जनरल मीटिंग में तो वो पर्सन क्या नहीं रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह भी नहीं रहेगा, लेकिन उसने जो काम किए हैं शेयर होल्डर के रेजोल्यूशन से पहले वो सारे वैलिड रहेंगे, वो सारे वैलिड। एग्जम्पशन है 196 सबसेक्शन 4 और 5 से तो पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनीज को, और 2, 4, 5 से किसको है, गवर्नमेंट कंपनीज को। आप जो बोर्ड मीटिंग का नोटिस इशू करो चाहे जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करो, नोटिस में वो सारी बातें होनी चाहिए जो जरूरी हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स।
मतलब क्यों अपॉइंट कर रहे हैं, क्या फायदा है अपॉइंटमेंट का, रेमुनरेशन क्या रहेगी और इंटरेस्ट क्या है इसको अपॉइंट करने में दूसरे डायरेक्टर्स का। आपका जो नोटिस होगा जो बोर्ड और जनरल मीटिंग का, तो उसमें पर्टिकुलर होने चाहिए अपॉइंटमेंट के, हमने पढ़ा। अब रिटर्न ऑफ अपॉइंटमेंट हमने ऑलरेडी पता कौन से फॉर्म में, MR1 में कितने दिन में, 60 डेज में आपको फाइल करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल कहाँ चाहिए, जहाँ शेड्यूल 5 को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वहाँ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए कौन सा फॉर्म, MR2। बट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने से पहले, मतलब एप्लीकेशन लगाने से पहले, एक क्या आपको जनरल नोटिस इशू करना है, 2 न्यूज़पेपर, एक प्रिंसिपल लैंग्वेज, दूसरा इंग्लिश वाला, आपको नोटिस देना है कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाह रहे हो इस बंदे को MD की अपॉइंटमेंट करने के लिए, और आप शेड्यूल 5 को सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो। प्रोसीजर के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा है, बोर्ड मीटिंग बुलाओ। बोर्ड मीटिंग में क्या क्या मैटर होगा, एक तो रेजोल्यूशन पास होगा अपॉइंटमेंट का, रेजोल्यूशन आपने पास कर लिया किसी पर्सन को अपॉइंट करने का। अगर आप उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो एग्रीमेंट अप्रूवल कर लो। फिर जनरल मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी, डेट टाइम फिक्स करो, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करने के लिए किसी को ऑथराइज करो और कंपनी सेक्रेटरी को पावर दे दो। और नोटिस में वो सारी बातें होनी चाहिए, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ होना चाहिए। जनरल मीटिंग होल्ड करो और प्रपोज रेजोल्यूशन पास कर दो। इन केस अपॉइंटमेंट अगर शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए आपको। और अगर एग्रीमेंट हो रहा है तो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करो, नेसेसरी एंट्रीज करो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, और फाइल कर दो क्या, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद ROC। MR1 के साथ भी कुछ जाएगा और TIR12 के साथ भी। तो MR1 के साथ से क्या क्या जा रहा है, बोर्ड रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन, लेटर ऑफ कंसेंट, कंसेंट टू एक्ट एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल अगर आपने ये ली है तो वो भी लगानी है। और अगर आपकी कंपनी में नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमेटी है तो इसका एक सर्टिफिकेट। TIR12 फाइल करना है, प्लस MGT14 आपको फाइल करना है विद द रजिस्टर। इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न अबाउट द अपॉइंटमेंट, इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। एडवाइजेबल है कि आप जनरल नोटिस इशू कर दो ताकि सबको जानकारी मिल जाए। अब उस पर्सन को अपॉइंट करना चाह रहे हो जो दूसरी कंपनी का MD है। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि एक टाइम पे सेम पर्सन एक किसी कंपनी में WTD है, होल टाइम है, तो दूसरी कंपनी में होल टाइम नहीं हो सकता, लेकिन एक्सेप्ट सब्सिडरी हमने पढ़ा था। लेकिन इसका एक और एक्सेप्शन है, शेयर होल्डर की मीटिंग में, शेयर होल्डर की मीटिंग में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करके आप एक पर्सन जो ऑलरेडी MD है किसी एक कंपनी का, एक से ज्यादा नहीं, किसी दूसरी कंपनी का MD है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो अपनी कंपनी का MD। और प्रोसीजर बाकी तो सेम रहेगा, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ नोटिस नॉर्मल नोटिस नहीं है, स्पेसिफिक नोटिस है, स्पेशल नोटिस इशू किया जाएगा टू ऑल डायरेक्टर्स जो इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे 197 रेमुनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 197। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे स्टार्ट करेंगे 197। 2-3 क्लासेस लग जाएंगी क्योंकि बहुत अच्छे से समझना है आपको थोड़ा सा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।